Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture. So class, let's start with the revision of a chapter, that is chapter number 6 of part B NCERT, and the name of the chapter is your cash flow statement. 6 marks का question आता है बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली, उसके अलावा कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ में जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होगा उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आता है हमारे पास में. सो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट क्लास, इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास में है वो है, सबसे पहला तो आपको कुछ थियोरिटिकल वर्किंग करनी है. इज इट क्लियर? थियोरिटिकल इन द सेंस मतलब आपको समझना होगा क्लास की इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है. ओके, इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बुक में थ्योरी दे रखी है, आप डायरेक्टली उसको गो थ्रू करें. कैश का इनफ्लो का मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कैश हमारे पास में आ रहा है. फॉर एन एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप कोई भी फिक्स एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो कैश आ रहा है. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये हमारी इनकम है, इनके थ्रू भी हमारे पास में कैश का इनफ्लो हो रहा है. उसके बाद में कैश आउटफ्लो, फॉर एन एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा. रेंट पेड, सैलरी पेड, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच यू आर मेकिंग अ पेमेंट, उसमें भी आपका जो कैश है वो आउटफ्लो हो रहा है. इज इट क्लियर क्लास? ओके. इसके अलावा सपोज हमें ट्रांजेक्शन दिया जाता है कि एंड अ मैनेजर हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे नो इनफ्लो नो आउटफ्लो हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने मैनेजर अपॉइंट करा है, इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू पे सैलरी टू दैट पर्टिकुलर मैनेजर, देन दैट विल बी द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आउटफ्लो. ओके, सो इन दिस टाइप, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस हमें एनालाइज करना होता है कि कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या फिर नो फ्लो भी बोलते हैं, या फिर नॉट एनी इफेक्ट बोला जाता है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ थ्योरी. उसके अलावा अब आपको जो समझना है वो आपके पास में आएगी क्लास एक्टिविटीज़, जो इस फॉर्मेट के अंदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर को जिसमें डिवाइड करा है. सो द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द सेकंड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, and the third one is your financing activities. Is it clear? The third one will be the financing activities. तो अगर हम बात करते हैं क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं अगर कैश फ्लो के फॉर्मेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ द बुक में दे रखा है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे अवेलेबल है हमारे पास में. आपको अच्छे से इस फॉर्मेट को पूरा लिख के याद कर लेना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फॉर्मेट की स्टार्टिंग होती है क्लास हम लोगों के पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. तो यहाँ पे एक कॉलम आप बनाएंगे अपने पर्टिकुलर्स का. दिस विल बी द कॉलम फॉर योर पर्टिकुलर्स. सबसे पहले कैश फ्लो के क्वेश्चन में क्या करना है, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग. उसके बाद में फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1.5 पेज का फॉर्मेट बनेगा. 1.5 पेज के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इज इट क्लियर? ये चीज़ आप लिख लीजिए. और इसके नीचे सबसे पहली जो कैलकुलेशन आती है ये होता है हम लोगों के पास में हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ऑलराइट क्लास, ये सब आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी कर सकते हैं. उसके बाद में वर्किंग नोट पर जाकर आपको अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अलग से वर्किंग नोट मेंशन होगा, वहाँ पर अलग से एक टेबल बनेगी. उसमें आपको सबसे पहले तो अपना लिखना होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि अगर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसके लिए आप बैलेंस शीट, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी क्लास, तो बैलेंस शीट के अंदर सब द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये आप कैलकुलेट करेंगे. ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा. सो फ्रॉम देयर व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू डिडक्ट योर क्लोजिंग बैलेंस एंड दी योर ओपनिंग बैलेंस. तो ये जो डिफरेंस आएगा दिस विल बी द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. और फिर यहाँ पर हमें 3 चीज़ों को ऐड बैक करना होता है, पहले भी देखा था हम लोगों ने. द वेरी फर्स्ट इज योर ट्रांसफर टू रिजर्व्स. अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो ऐड करेंगे. देन यू आर हैविंग विद यू इज द प्रोविजन फॉर टैक्स. ये हमें दे रखा होगा लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप एड बैक करेंगे. और उसी के साथ में आपको दे रखा होगा क्लास प्रपोज्ड डिविडेंड.
तो फिर ये प्रपोज डिविडेंड को आपको ऐड बैक करना है। ये तीन चीज़ें आपकी ऐड बैक होंगी, तब जाकर आपका कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आइदर ऑल ऑफ दीज थ्री और एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ दे रखी है तो उसी को कंसिडर करना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे, उस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को यूज करके उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रपोज डिविडेंड के अंदर सिर्फ आपको अपना ओपनिंग बैलेंस यूज करना है, यानी कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओपनिंग बैलेंस ही आपका लेस होगा, ठीक है, एज इट इज द एक्सपेंस ऑफ द एज इट इज द कैश आउटफ्लो फॉर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलराइट क्लास, सो इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा एंड दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेज। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बेसिकली अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करा गया है, तो फर्स्ट स्टेज आती है हमारे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर हमें ऐड बैक करना होगा हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक होंगे, फॉर एन एग्जांपल करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इज इट क्लियर? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर क्या हो जाएंगी क्लास, ऐड बैक हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में यहीं पे आपको लेस करना होगा आपको आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। Now what do you mean by your non-operating incomes? Suppose it is interest received on investment, gain on sale of asset or any kind of other capital nature gains, तो उनको भी यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस करना है। ये कर देंगे तब आप अपनी सेकेंड स्टेज पर आ जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हेडिंग्स बहुत ध्यान में रखने क्लास, यही पॉइंट आउट करा जाता है कि आपकी कैलकुलेशन के बाद में जो स्टेज आ रही है वो आपको याद है कि नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेज इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ से आपको अपनी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करना होगा। एंड फॉर स्टार्टिंग योर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स यू हैव टू गो थ्रू योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। उन्हें कंपेयर करके आपको ये देखना है कि आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। और उसके बाद में सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है। यानी कि अगर आपकी कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो यू हैव टू ऐड बैक। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा तो फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा क्लास, लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? डिक्रीज इन करंट एसेट्स अगर ऐड हो रहा है तो फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो रहा है तो फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जस्ट इट इज एन अपोजिट टर्म, तो लेस करेंगे यहाँ पर हम लोग हमारा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को, ठीक है। और अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस हो रहा है तो फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा क्लास, वो ऐड हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को याद करने से हमारी बाकी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है हमारे पास में। ऑलराइट, तो ये 4 एडजस्टमेंट्स करने के बाद में हम लोग जिस स्टेज पर आ जाएंगे मैं उसके बारे में बता देता हूँ अब आपको। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें हमने ये 4 एडजस्टमेंट्स और करे और फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारी थर्ड स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑलराइट क्लास, इस थर्ड स्टेज पे जाकर आपको फिर लेस करना होता है एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स पेड। यहाँ पर जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा था, तो उस प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग टू बैंक करके देखते हैं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो दैट पर्टिकुलर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी अ कैश आउटफ्लो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयरफॉर इट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लेस करा क्लास हम लोगों ने इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर।
और अगर कोई इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ योर एडवांस टैक्स, ठीक है, कोई अगर आपने एडवांस टैक्स करा है तो उसका रिफंड अगर आपको मिला है, रिफंड आया है अगर टैक्सेशन का, तो फिर आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे क्योंकि वो इनफ्लो हो जाएगा कैश का। और ये चीज़ें करने के बाद आप अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे क्लास, विच विल बी टर्म्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम, और इट विल बी यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन? अगर आपका फाइनल आंसर, ये सारी चीजें करने के बाद में अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है, देन इट विल बी टर्म्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, and if the answer after all the calculations is negative, then it will be termed as your cash used in operating activities. Is it clear? So this was all about the operating activity and this was all about the starting of the cash flow फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट होता है हमारा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर हो जाता है। इज इट क्लियर क्लास? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बनाने के लिए आपको अपनी पूरी बैलेंस शीट को स्टडी करना है, फिक्स एसेट्स के लेजर अकाउंट्स भी देखने होंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कोई परसेंटेजेस दे रखी हैं रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, वो भी आपको देखना पड़ेगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पर अगर आपको कोई परसेंटेजेस दे रखी हैं तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड के लिए उसको भी आपको देखना पड़ेगा। Alright class, so in short for preparing your operating activities whole of the balance sheet is useful। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लास हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड होता है और फिर बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है विच इज टर्म्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्योरली रिलेटेड टू योर नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। आपको बैलेंस शीट के अंदर अपनी नॉन करेंट असेट्स को देखना है, वहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं, उन चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? फिक्स एसेट्स का लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करके देखेंगे कि आपने कितनी एसेट्स को सोल्ड आउट करा है, कितनी एसेट्स को आपने परचेज करा है। सो दैट पर्टिकुलर परचेज ऑफ फिक्स एसेट विल बी टर्म्ड एज द कैश आउटफ्लो फॉर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे इसको लेस करेंगे। ओके अगर हम लोग कोई एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो फिर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपकी कम होती हैं तो हम लोग उसको राइट ऑफ बोल के, और इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, उसको हम लोग हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस वाली स्टेज पर ऐड बैक करते हैं। सपोज मान लीजिए गुडविल था, 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस और 80,000 का हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस था, तो 20,000 से रिड्यूस हो गया। ओके तो दैट पर्टिकुलर 20,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर गुडविल रिटर्न ऑफ, और उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास में गुडविल का ओपनिंग बैलेंस होता 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस होता हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ का, तो 20,000 से हमारी गुडविल बढ़ रही है। उस केस में हम इसको मानते परचेज ऑफ गुडविल, और इंटेंजिबल एसेट्स का परचेज कैश का आउटफ्लो माना जाता है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? उसी के साथ में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा या रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे रखा होगा, विच मीन्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो लेस करना है बिकॉज इट विल बी अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन सेम चीज़ आपके लिए कैश का इनफ्लो है और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, दैट इज वाई इट इज बीइंग एडेड बैक इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके यहाँ का इनफ्लो मान लिया जाएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन दोनों ही चीज़ों को आपको अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करना होगा। ऑलराइट क्लास, और उसके लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे बैलेंस शीट में से, हमारी जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल, टेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा पार्ट जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कवर होगा। इसके बाद क्लास हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज सी, और उसको बोला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू
लुक टूवर्ड्स योर शेयर होल्डर्स फंड, बैलेंस शीट दे रखी है आपको, पूरी बैलेंस शीट को स्टडी करा है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ नॉन करेंट एसेट को स्टडी करना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, इन दो चीज़ों को आपको स्टडी करना है। बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स इशू ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशूइंग ऑफ लोन या फिर एक्विजिशन ऑफ लोन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, एज वेल एज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा, इट कैन बी पॉसिबल कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है विच विल बी टर्म्ड एज योर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको आपको अपनी इन एडजस्टमेंट्स में नहीं करना, जहां पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के एडजस्टमेंट करें, यहाँ पे नहीं करेंगे। अब रूल आ गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी पर्टिकुलरली ट्रीटेड अंडर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपका कैश का इनफ्लो है, आपने और ओवरड्राफ्ट लिया है तो कैश का इनफ्लो हुआ है, और अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो रहा है विच मीन्स आपने उसका पेमेंट कर दिया है। ओके, इशूइंग ऑफ शेयर्स, प्रीमियम पर अगर आप इशू कर रहे हैं तो वो जो भी आपका कैश का इनफ्लो आ रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। शेयर्स का अगर आपका प्राइस कम हो गया है, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस कम है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज योर बायबैक ऑफ शेयर्स या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, आउटफ्लो माना जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अगर कोई शेयर्स का अमाउंट कम हो रहा है। डिबेंचर्स है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर डेब्ट्स दे रखे हैं, उसके अंदर आपको आगे परसेंटेज भी दे रखी है, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड, ये सब आउटफ्लो बनता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक होगा बिकॉज इट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये लेस हो जाएगा बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज योर आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्या, उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इन शॉर्ट, फॉर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी यू हैव टू स्टडी योर शेयर होल्डर्स फंड एज वेल एज योर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इन दो मेजर हेडिंग से आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कवर होगा फ्रॉम द बैलेंस शीट। इज इट क्लियर क्लास? ओके, और इसके बाद ABC ये सब होने के बाद में क्लास हम लोगों को हमारा थर्ड स्टेज प्रिपेयर करनी है, नेक्स्ट स्टेज प्रिपेयर करनी है। So next we are having with us is the D, and which will be considered, which will be termed as cash and cash equivalents, cash and cash equivalents at the beginning of the year, at the beginning of the year। देखिए, करंट एसेट्स में कैश होगा, बैंक होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा, इन तीनों चीज़ों को आपको छोड़ना है जब आप यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, और साथ में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे ऑपरेटिंग में। इन सभी चीज़ों का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसका टोटल लगा के यहाँ पे डी में अलग से शो करेंगे, जिसको बोला गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, और फिर उसके बाद में इसमें हमें ऐड करना होता है कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट होता है क्लास? यू हैव टू एड बैक द टोटल्स ऑफ ऑल द थ्री एक्टिविटीज, दैट इज A प्लस B प्लस C, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो भी आउटफ्लो था, जो भी नेट रिजल्ट्स थे, इन्वेस्टिंग के जो भी नेट रिजल्ट्स थे और फाइनेंसिंग के जो भी नेट रिजल्ट्स थे, इन तीनों को आपको एड बैक करना है। कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो वो लेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसको आप ऐड करेंगे अपने इसमें ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, तो जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी, यानी कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज वेल एज योर करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये चारों चीज़ों का टोटल करके जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस का जो टोटल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ओपनिंग में कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर जो आया, इसको ऐड करके जो अमाउंट आ रहा है और ये क्लोजिंग का जो अमाउंट आ रहा है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर आपका ये फाइनल रिजल्ट सेम आता है एज कंपेयर टू द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तब इसका मतलब ये माना जाता है कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट बना है।
अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने कैश फ्लो को प्रिपेयर करने में कोई मिस्टेक करी है. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द statement. This was all about the cash flow statement chapter. It was a quick revision for all of you. We have already discussed this chapter in a detailed format in the video lectures along with some illustrations. So you have to practice for them. एडजस्टमेंट्स वाला भी पार्ट होता है, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कराया है. फिक्स एसेट्स के लेजर बनाने होंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज में लेकर. इज इट क्लियर? ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, सो यू हैव टू गो थ्रू द illustrations for them as well. And till then, stay home, stay safe. Thank you.